दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है जब इस देश का चुनावी रिजल्ट देश के सामने होगा और इन 20 दिनों में क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ होगा, हम और आप सिर्फ आज की तारीख में कयास लगा सकते हैं। और खास तौर से तब जब चुनाव परिणाम धीरे धीरे सत्ता के खिलाफ अगर जा रहा है और लगातार चरण दर चरण होती हुई वोटिंग इस बात का एहसास करा रही है कि इस देश में मोदी सरकार 10 बरस के बाद चुनाव हार जाएगी, तो जरा कल्पना कर लीजिए कि अगले 20 दिनों में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद से आज की तारीख तक इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 1700 नोटिसेस जारी किए। देश के अलग अलग हिस्सों में यह नोटिसेस सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के हिस्से के हैं, यानी इसमें वो नोटिस नहीं है जो किसी नौकरशाह किसी प्रोफेशनल को भेजे गए हों। यह तो उन व्यापारियों को भेजे गए नोटिसेस का पूरा बंडल है जो बतलाता है कि इस देश के भीतर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव के ऐलान के बाद कितना सक्रिय हो गया। और उसकी सक्रियता का आलम यह रहा कि हर वो बिजनेसमैन जो कहीं किसी राजनीतिक दल से या तो जुड़ा हुआ है या किसी राज्य में जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर किसी भी नेता के साथ उसके ताल्लुकात हैं तो नोटिस उसके दीवार पर चस्पा हो ही गया। और इतनी बड़ी तादाद में नोटिसेस भेजने का मतलब क्या हो सकता है, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर बीते 10 बरस में सरकार की एजेंसियों को लेकर इतने सवाल उठे कि इससे पहले एक ही सवाल सीबीआई को लेकर ही उठता था और कहा गया था कि सीबीआई सरकार का तोता है। लेकिन उसके बाद सीबीआई के बाद ईडी का जन्म जिस तरीके से मोदी सरकार के वक्त होता चला गया और उसके बाद की परिस्थितियों में यह बात बड़ी होती चली गई कि सरकारी एजेंसियां विपक्ष पर कैसे नकेल कस सकती है और उसमें बड़ी भागीदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी आ गई। और विपक्ष ने संसद के भीतर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर, राष्ट्रपति के पास जो भी ज्ञापन भेजा वह सब तो चुनाव से पहले कितनी बार किस रूप में कहा गया, इसका जिक्र आज ना करें, जिक्र तो चुनाव के बाद की स्थितियों का करें। और इस दौर में जब चुनाव शुरू हुए तो ध्यान दीजिए, इंडिया गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस, और उसमें भी खास तौर से राहुल गांधी या कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बार बार किन बातों का जिक्र किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि सत्ता में आएंगे तो हर फाइल खुलेगी, और यह फाइल सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई उसी के इर्द गिर्द नहीं थी। वह तो राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि यह कच्चा चिट्ठा तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आ ही गया। इस देश के भीतर में चाहे वो बैंकों से कर्ज लेकर भागने वाले हों, चाहे कौड़ियों के मोल इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को, कॉरपोरेट को देने की स्थितियां हों, चाहे अलग अलग मंत्रालयों का जो भी मोनेटाइजेशन और निजीकरण के नाम पर हुआ उसकी फाइल हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट की ही फाइल क्यों ना हो, और जो कुछ भी इस देश में कॉरपोरेट के हवाले किया गया और जिस तरीके से समूची इकोनॉमी के भीतर जो चंदा और धंधे को साथ जोड़ दिया गया, उन तमाम फाइलों को खोलने की जरूरत होगी ही। और यही वजह है कि धीरे धीरे चुनाव जब गति पकड़ चुका है और आज की तारीख में 380 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है, एक लिहाज से अब बहुत नजदीक यह देश जनादेश को लेकर पहुंचने लगा है। ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई सरकार को इस बात का कहीं एहसास तो नहीं हो गया कि उसकी कुर्सी खिसक रही है? और इस बात का एहसास क्या वाकई इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को हो चला है, जहां वो बार बार कहती है कि हर जांच होगी, हर फाइल खुलेगी? क्योंकि सामान्य तौर पर भारत में इससे पहले ऐसा नहीं है कि अपनी फाइलों को छुपाने के लिए इस देश के सरकारी दफ्तरों में आग ना लगी हो। ऐसा तो बहुत मौके पर हुआ है। जब बफोर्स कांड था उसके बाद भी इस देश के भीतर रायसीना हिल्स में नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी थी। जिस समय वीपी सिंह थे और प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद जब वो हारने लगे तो तब उस वक्त भी रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी थी। केंद्रीय सचिवालय में भी आग लगी है और इस देश के भीतर में अलग अलग विभाग
जो राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए काम करते हैं, वहां सत्ता जब जा रही होती है तो 6 ऐसे बड़े मौके हैं जब आग लगी थी। और याद कीजिए, 16 अप्रैल इसी बरस चुनाव ऐलान होने के बाद दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में जो होम मिनिस्ट्री है, वहां पर भी दूसरी मंजिल पर आग लग गई थी। जो आग लगी उसके बाद कहा गया आग तो 15 से 20 मिनट में बुझा ली गई और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जला है, लेकिन कंप्यूटर में कहीं ना कहीं उसकी स्थिति नाजुक हुई है। यानी जो डिजिटल का दौर हो और इस दौर में सॉफ्ट कॉपी ही मायने रख रही है और नोटिसेस भी दस्तावेजी तौर पर कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में या कहें सॉफ्ट कॉपी के तौर पर जो मेल के जरिए भेजा जाता है, जब देश उस दिशा में जा चुका है तो फिर वो आग लगने की परिस्थितियां भी धीरे धीरे क्या उसी दिशा में चली गई। क्योंकि 16 अप्रैल की आग का जिक्र आज हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक बड़ी आग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगी और इतनी जबरदस्त आग की 21 फायर टेंडर यानी फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और घंटों मशक्कत उसको करनी पड़ी। जिस तरीके का दृश्य वो था उसने चौंका दिया। क्या वाकई उस फ्लोर पर रखी हुई तमाम फाइलें खत्म तो नहीं हो जाएंगी? क्योंकि लाखों नोटिसेस, लाखों व्यापारी, लाखों इस देश के भीतर के पॉलिटिशियन, लाखों ऐसे लोग जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे और लाखों शिकायतें इस दौर में लगातार विपक्ष के जरिए राजनीतिक तौर पर सत्ता के ऊपर मढ़ी गई, उसे कटघरे में खड़ा किया गया। इन तमाम बातों के अक्स तले हमें लगता है सबसे पहले आपको वह तस्वीर आज की देखनी चाहिए जो आज दिल्ली के इनकम टैक्स चौराहा, वहीं पर सीआर भवन है, उसमें चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठते हैं। बड़ा दफ्तर है जहां पर देश के भीतर में जितने भी नोटिसेस भेजे जाएं या जो भी जिस तरीके से किया जा रहा है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा वहां पर मौजूद होता है। और वहां 3:05 पर आज दोपहर में आग लग गई। गर्मी बेहद ओ भाई धुआं निकल रहा है अभी। खिड़की तोड़ दी। पानी और लाना है क्या? और लाना पानी क्या? भाई थोड़ा साइड हो। लाइव पे चल रहा है। हम सीआर बिल्डिंग में है और देखो आग लग चुकी है। इतना धुआं दिख ही नहीं रहा कुछ भी। चलो चलो चलो, उधर खुला हुआ रास्ता। बहुत सारे अधिकारी दफ्तर के भीतर थे, कामकाज चल रहा था। उसी वक्त ये आग लगी। जो जानकारी निकल कर आई उसमें वहां पर कंप्यूटर और वहां पर फाइलों की मौजूदगी भी उस फ्लोर पर बाखूबी थी, जो नीचे से दिखाई दे रहा था। और जिस तरीके की आग है और जिस तरीके की वहां पर फायर ब्रिगेड की मौजूदगी घंटों मशक्कत करती रही, हालांकि कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ जो जानकारी निकल कर आई, लेकिन इन सब के बावजूद भी जैसे ही सवाल बड़ा होने लगा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के भीतर, क्या सरकार जा रही है? क्या सरकार फाइलें जला रही है? क्या सरकार फाइलों को हटा रही है? राजनीतिक तौर पर इन मशक्कत के बीच किसी ने किसी बात की कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन अगर अतीत की जिन 6 घटनाओं का हम जिक्र आपसे
करना चाह रहे हैं उसमें 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शाइनिंग इंडिया में जीत मान चुकी थी, उस वक्त भी कहा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट की फाइल जहां पर रखी थी वो आग में जलकर खाक हो गई। उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत और निजीकरण की स्थिति में बढ़ते हुए कदम जो पीवी नरसिम्हा राव के दौर में थे, उसमें भी कहा गया था फाइल जल गई है। उसके बाद एक लंबी परिस्थिति इस देश के भीतर, हमने वीपी सिंह का जिक्र किया, चंद्रशेखर के दौर में जो सिर्फ 4-6 महीने की सरकार थी, उस दौर में भी आग लगी थी और उसके बाद वो चुनाव हार गए थे, यानी वो प्रधानमंत्री रहे नहीं थे, समर्थन वापस ले लिया गया था। तो भारत के भीतर क्या आग का लगना चुनाव के वक्त इस बात का मैसेज है? और दूसरी तरफ पहली बार विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ, यानी सत्ता और विपक्ष की जो लड़ाई है वो इतनी तीखी हो चली है, क्योंकि सामान्य तौर पर पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर कभी भी कोई राजनीति चलती नहीं थी, लेकिन बीते 10 बरस में जो इस देश के सामने ईडी और सीबीआई और आईटी के जरिए नजर आया, उसमें इस देश के 125 बड़े पॉलिटिशियंस इस बात को लेकर प्रभावित रहे कि दरअसल उनके दरवाजे पर हर दिन नोटिस आता है, छापा पड़ते हैं, किसी अपने की गिरफ्तारी होती है और बाद में सिर्फ वो एक आरोप भर रह जाता है और इस फहरिस्त में कौन नहीं फंसा। और चुनाव ऐलान के बाद तो 2-2 मुख्यमंत्री जेल में, एक मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए निकले जरूर हैं, लेकिन जब आप दस्तावेजों को परखना चाहते हैं तो इस देश के भीतर में 10 बरस जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय ईडी ने जितने छापे मारे और इस देश में जो कुछ किया, वो अगर 50 था तो आज की तारीख में वो 5000 हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने नोटिसेस इस दौर में लगातार जारी हुए, वो पिछली बार की तुलना में लगभग उसमें 200% का और ज्यादा परिस्थिति है। सीबीआई ने अपने तौर पर जितने मामलों को दर्ज किया और उन दर्ज करने के बाद हालांकि उनका रेट बड़ा लोअर है, कन्विक्ट करने की स्थितियां बनती नहीं है, वो 1 से 3% के बीच में ही ईडी और सीबीआई रेंग रही है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए भी जो व्यापारियों को नोटिस गए, वो नोटिस खास तौर से पश्चिम बंगाल में, वह नोटिस खास तौर से तेलंगाना में, वह नोटिस उड़ीसा के भीतर, वह नोटिस राजस्थान के भीतर, वो नोटिस अपने तौर पर छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, वह नोटिस केरल में भी गए हैं। यानी जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं, वहां पर नोटिसों का सिलसिला बहुत ज्यादा। तो तमाम फाइलें, क्या अगर सत्ता बदल रही है तो वो फाइलें खुलेंगी? और अगर सत्ता नहीं बदल रही है, जिसका जिक्र अपने तौर पर आज अमित शाह ने खुले तौर पर कर दिया कि देखिए 380 सीट पर वोटिंग हो गई है और हम 270 सीट जीत चुके हैं, ये आंकड़े बोलते समय उन्होंने सोचा ही नहीं कि दरअसल 2014 हो या 2019 हो, या इस देश के भीतर में राजीव गांधी ने जब 400 पार किया था, तब भी इन 380 सीटों पर 270 सीट उन्हें नहीं मिली थी। और बीजेपी का अपना जो आंकड़ा है 2019 यानी बीते चुनाव में जिन 380 सीटों पर वोटिंग हो गई है, उसमें 2019 में वहां पर 206 सीटों पर उसे जीत मिली थी और 2014 में इन जगहों पर उसको 187 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन आज क्या कहा, सुनिए। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? अब गृहमंत्री की बात पर अगर आप भरोसा करें तो फिर जान लीजिए केरल और तमिलनाडु में भी बड़े भारी मतों से बीजेपी जीत रही है, जहां पर पिछली बार उसको 0 सीट मिली थी। इसका मतलब क्या माना जाए, क्योंकि 16 अप्रैल को होम मिनिस्ट्री के डीओपीटी डिपार्टमेंट जो है वहां पर दूसरी मंजिल में आग लगी थी। ये रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक रूम नंबर 209,
और यहां पर जो खास तौर से दस्तावेज होते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, विसिल ब्लोअर ने जो प्रोटेक्शन के तौर पर जो एक्ट है उसके मातहत जो दस्तावेज हैं, और लोकपाल और लोकायुक्त के जरिए जो मामले रहते हैं, और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का जो पूरा जिक्र है, यानी देश के भीतर भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जुड़े दस्तावेज वहां रहते हैं, आग वहां लगी थी। और गृह मंत्री बतला रहे हैं कि 270 सीट जीत चुके हैं, जादुई आंकड़ा 272 तक पहुंचता है, तो अब तो 2 ही सीट चाहिए सत्ता में आने के लिए, लेकिन वो 400 पार के नारे पर अभी भी चल रहे हैं। लेकिन एनालिसिस बहुत साफ बताता है कि 380 में से आधी सीटों से भी कम पर बीजेपी आकर खड़ी है, लेकिन वो 270 बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन अपने तौर पर जब तमाम भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहा है कि उसे पता चल चुका है कि दरअसल अब मोदी सरकार जा रही है, और इसका अंदेशा आज जब बुंदेलखंड की धरती पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी वहां पर पहुंची और उन्होंने अपने भाषणों का जिक्र किया, तो खुले तौर पर इस बात का भी ऐलान इसी के जरिए किया कि दरअसल अब 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है और मोदी सरकार गायब हो रही है। और जिस अंदाज में बुंदेलखंड के जमीन पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने जैसे ही जिक्र किया, उसके बाद मंच से वहां के लोगों को इस बात का एहसास राहुल गांधी ने कराने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से इस सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां की है और आने वाले वक्त में क्या गड़बड़ी करेगी। लेकिन पहले अखिलेश यादव, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा, और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया, और केवल सपने दिखाए, और इनका हर जुमला झूठा निकला। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन मान चुका है कि अब उसकी सरकार बननी तय है या फिर मोदी सरकार की कुर्सी जा रही है, दूसरी तरफ मोदी सरकार 270 के आंकड़े और 400 पार के नारे को अब दोबारा जीवित करने की स्थिति में है। लेकिन सवाल है, जब इतनी बड़ी ताकत से जीत रहे हैं तो ताकत का प्रदर्शन हर जगह क्यों किया जा रहा है। और आज ये बनारस में भी नजर आया जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन फाइल हो रहा था। 25 लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, और सभी एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन कराने पहुंचे। यानी ताकत का एहसास प्रधानमंत्री करा रहे हैं। और यहां यह सवाल वाकई बड़ा हो रहा है कि समूचे एनडीए के भीतर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि तमाम सहयोगियों के भीतर भी एक ही सवाल है कि उनके पास एक ही तो चेहरा है, उस चेहरे के आसरे ही इस देश में चुनाव जीतना है, और उनके पीछे अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर उस ताकत को कैसे बताएंगे। लेकिन इसका दूसरा सच क्या है? दूसरा सच यह भी है कि अगर बीजेपी अपने बूते और 10 बरस की सत्ता के आसरे तीसरी बार भी सत्ता में आने की स्थिति होती तो फिर नीतीश कुमार को वापस लाने की जरूरत पड़ती नहीं, तो फिर शिवसेना को तोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं, तो फिर शरद पवार और अजीत पवार के भीतर दरार डालकर एनसीपी को तोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं, तो फिर उत्तर प्रदेश में मायावती को खामोश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर कर्नाटक में जेडीएस यानी देवगौड़ा को साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी को भी साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अपने बूते खड़े हों, और इसी बूते चंद्रबाबू नायडू को भी साथ लाने की जरूरत पड़ती नहीं जो कर्नाटक में लेकर आए। ये तमाम परिस्थितियां बतलाती है कि दरअसल ताकत कहीं ना कहीं इस देश के भीतर अलग अलग राज्यों के उन नेताओं के पास है जिन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूती के साथ अपनी राजनीति के जरिए बनाया।
और उसी राजनीतिक जमीन पर सेंध लगाने के लिए इस दौर में सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए यह गुस्सा लोगों के बीच है, यानी नेताओं के भीतर है। और यह बार बार कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे तो हर दस्तावेज की जांच होगी। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों तो राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया, मैं ईडी के दफ्तर इसीलिए गया था, देखने गया था कौन अधिकारी हैं जो लोकतंत्र को इस दौर में हाशिए पर ढकेल कर लोकतंत्र खत्म करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझसे ही 55 घंटे की पूछताछ हुई, निकला कुछ नहीं, लेकिन मुझे तो देखना था, इसीलिए मैं खुद गया था देखने। यानी अधिकारी भी इस दौर में क्या समझ गए हैं, यानी राजनीतिक तौर पर नेताओं की पहुंच पकड़ चाहे ना हो तो क्या नौकरशाही इस दौर में समझ गई है कि इस देश की राजनीति करवट ले रही है और इस करवट लेती राजनीति में वह अपने आप को बचाने की स्थिति में है। इसीलिए 16 अप्रैल में होम मिनिस्ट्री में आग लगना और आज इनकम टैक्स के उस हेडक्वार्टर में आग लगना जहां पर इस देश को भेजे जाने वाले हर नोटिसेस का कच्चा चिट्ठा होता है और उसमें भी खास तौर से जो ज्यादा रकम के साथ जिन्हें नोटिस भेजा जाता और जो जानकारी निकल कर आई कि चुनाव ऐलान के बाद 17,000 नोटिसेस व्यापारियों के नाम भेजे गए इस समूचे देश के भीतर में। और अगर वो फाइलें खुलेंगी, उन फाइलों के आश्रय कहा जाएगा आप राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो, डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो और उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी सामने आ जाए। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री के मातहत है, वहां पहले आग लगी, अब यहां आग लगी। क्या यह पूरी प्रक्रिया के भीतर नौकरशाही डर गई है? वो डरी और हांफती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तो अपनी ताकत का इजहार आज बनारस में कर रहे थे। यह पीछे तस्वीर नॉमिनेशन के वक्त की ही है, जब प्रधानमंत्री अपना बनारस में नॉमिनेशन तीसरी बार फाइल कर रहे थे। 2014, 2019 और अब 2024 राजनीतिक तौर पर हर कदम कैसे प्रधानमंत्री फूंक फूंक कर उठाते हैं, यह उनके प्रस्तावकों के नाम से भी समझा जा सकता है, जिसमें एक ब्राह्मण गणेश्वर शास्त्री जी मूल रूप से द्रविड़ यानी दक्षिण भारत के वाराणसी में ही रहते हैं, वह भी प्रस्तावक थे। एक दलित संजय सोनकर जो बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, वह भी प्रस्तावक थे। बैजनाथ पटेल जो ओबीसी हैं, जनसंघ के वक्त से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से करीब का रिश्ता रहा है, फिलहाल बीजेपी में है, वह भी प्रस्तावक थे, ओबीसी हैं लेकिन। और लालचंद कुशवाहा समाज का योगदान, बनारस के भीतर योगदान कहें या ना कहें, लेकिन उनकी तादाद राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष लालचंद कुशवाहा हैं, वह भी प्रस्तावक थे। यानी जातीय समीकरण को भी प्रस्तावकों के आश्रय कहीं ना कहीं साधा गया। यानी 2024 का चुनाव बीते 10 बरस की उपलब्धियों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की जमीन को पुख्ता नहीं कर रहा है, और यह पुख्ता नहीं हो रहा है। और यह स्थिति इस देश की नौकरशाही के भीतर क्या जा चुकी है। इसीलिए जो दिल्ली के आईटीओ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पूरी बिल्डिंग है, इमारत है, वहां पर जो नज़ारा था वह देखकर लोग हड़बड़ा गए और राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल पड़ी कि दरअसल यह सरकार जा रही है, इसीलिए फाइलें वहां पर जल रही है या डॉक्यूमेंट खत्म हो रहे हैं, क्या इसीलिए ये बातों की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर जमीन पर गांव खेड़े में जिन बातों की चर्चा है, उसमें तो संविधान का जिक्र है कि संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। और राहुल गांधी बाखूबी इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए आज झांसी पहुंचे। बुंदेलखंड में अगले चरण में चुनाव यानी 20 तारीख को वोटिंग होनी है, और बार बार वो संविधान की कॉपी को दिखाकर कह रहे हैं किसी सरकार के आश्रय आपको ताकत नहीं मिली है, इस संविधान के आश्रय मिली है। यह संविधान रहेगा ही नहीं तो फिर ताकत मिलेगी ही नहीं। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना
हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। यानी परिस्थितियां कोई बहुत अनुकूल इस दौर में मोदी सरकार के लिए नहीं है। देश के गृह मंत्री को कहना पड़ता है हम 270 सीट तो जीत चुके हैं। दिल्ली के भीतर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो जाती है कि नौकरशाह डरे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में इस बात का लोगों में भय समा चुका है कि संविधान खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री अपनी ताकत तीसरी बार बनारस की जमीन पर चुनाव लड़ते वक्त जो 2014 को नजारा था, उसी नजारे को नए तरीके से सामने जनता के परोसने की परिस्थिति में आकर खड़े हो चुके हैं। यानी बदला कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ 2014 की परिस्थिति हो या 2024 की स्थिति हो, सरकार के भीतर इस बात का डर है कि उसकी सत्ता जा रही है, उसकी कुर्सी डगमगा रही है। और राजनीतिक तौर पर उसने अगर फूंक फूंक कर कदम नहीं उठाए और गद्दी भी चली गई तो उसके बाद की परिस्थितियां बीते 10 बरस में जो नाजुक राजनीतिक तौर पर इस देश में हुई है, उसमें कौन किसे बख्शेगा, यह एक बड़ा सवाल इस दौर में हो चुका है। और इससे कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्रियों का जेल में जाना चुनाव के वक्त पहली बार देखा गया। पहली बार देखा गया कि 125 इस देश के सांसद और विधायकों की लिस्ट ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और कहा हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की तो इस देश के 10 राज्यों ने कहा हम सीबीआई को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। पूरा फेडरल स्ट्रक्चर इस दौर में चरमरा गया। यानी राजनीतिक खटास सत्ता और विपक्ष के भीतर जिस तरीके से रही, उसमें यह सिर्फ एक कल्पना की जा सकती है कि 4 जून के परिणामों के बाद इस देश में कौन सी बिसात बिछेगी और वो किस नजारे को सामने रखेगी। और अगर वो नजारा वाकई उभर रहा है तो फिर अगले 20 दिनों में क्या कुछ होगा, यह सिर्फ हम आप सोच सकते हैं, या कहें सोच भी नहीं पाएंगे जो कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।